awaited video. In this video, we are going to see the tips and tricks to learn the chapter 2 of ISC Commerce Capital Fixed and Working easily. We will try to cover the complete chapter as quick as possible. So first topic that we are going to talk about is business finance. Business finance is concerned with the acquisition and utilization. These are the two words that we have to remember. First is acquisition. Acquisition means acquirement, and second word is utilization. Business finance is concerned with acquisition and utilization of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprise. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमको बिजनेस फाइनेंस की याद रखनी है, जिसमें टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स एक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल फंड्स एंड सेकेंड इज यूटिलाइजेशन. इन टू वर्ड्स पे ये डेफिनेशन डिपेंड करती है. इस बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न विद एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स. ठीक है, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत शॉर्ट होगी हमारे 12th के अकॉर्डिंग, तो हमें ये भी लिखना होगा. इन मीटिंग दी फिनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. सेकेंड वी कम टू द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इसके लिए एक वर्ड है. अभी तक तो सारा इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, अब एक हिंदी का वर्ड लेके आएंगे. वो वर्ड क्या है? स्वाद. स्वाद, टेस्ट. तो दिस इज द वर्ड which will help us to remember the nature of the business finance. So first is S. S stands for scale of operations of business. तो पहला नेचर क्या है कि बिजनेस फाइनेंस डिटरमाइन करता है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस लार्ज है या स्मॉल स्केल है. अगर ज़्यादा है तो लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, और कम बिजनेस फाइनेंस है, कम कैपिटल फंड है, तो स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस. सेकेंड इज वाइड टर्म. W stands for वाइड टर्म. बिजनेस फाइनेंस एक वाइड टर्म है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं. एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सब कुछ आता है, तो एक वाइड टर्म है. थर्ड इज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड्स यूज्ड इन बिजनेस. थर्ड वर्ड इज ए. ए से ये आता है ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. बिजनेस फाइनेंस के अंदर सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल और या फिर फंड्स आते हैं जो एक बिजनेस में यूज़ होते हैं. फोर्थ इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ. अगेन ए. ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस. नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस कैपिटल सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस में नीडेड होता है. फिफ्थ इज व्हाट अमाउंट डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर. D stands for differs. D stands for differs. अमाउंट डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर. हर एक बिजनेस फर्म में अलग अलग अमाउंट नीडेड होता है, अलग अलग कैपिटल, अलग अलग अमाउंट का फंड नीड होता है. तो अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर. तो इस वर्ड से हम याद कर सकते हैं. एस स्टैंड्स फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, W स्टैंड्स फॉर वाइड टर्म, ए स्टैंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड्स, A again stands for all types of business, and D stands for differs from one business firm to another. Importance of finance for business. Business के लिए finance capital क्यों necessary है? तो इसकी importance learn करने के लिए भी word है, that is grab loss. ठीक है, losses को grab करना, grab loss. Finance की इसलिए नीड होती है grab loss. ठीक, तो ये वर्ड है जिससे हम ये सारे इम्पोर्टेंस इसके याद करेंगे. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इनेबल्स अ बिजनेस टू एंजॉय गुडविल और रेपुटेशन इज बिजनेस वर्ड. जब किसी बिजनेस के पास अच्छा खासा अमाउंट पैसा होगा तो वो क्या होगा, वो बिजनेस वर्ड में उस बिजनेस की रेपुटेशन होगी, उसकी गुडविल होगी. सो द फर्स्ट वर्ड इज गुडविल. लेटर इज G. G stands for goodwill. G stands for goodwill. Second letter is R. R. Second is replacement of plants and machineries in time. जब हमारे पास proper amount of finance होगा तो हम अपने plants और machineries को time to time replace कर लेंगे. तो second letter is R and R stands for replacement of plants and machineries. Third is A. A stands for purchase the necessary fixed and current assets. A stands for assets. अगर हमारे पास पैसा होगा तो जब भी
हमें नेसेसरी एसेट्स खरीदने की नीड होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे से ये नेसेसरी एसेट्स, फिक्स्ड और करंट एसेट्स खरीद पाएंगे। फोर्थ इज बी, ग्राफ का बी आ गया फोर्थ से क्या है, ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। पैसा होगा तभी प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में एक गैप बना पाएंगे। प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज की कॉस्ट लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है, तो ये सारी कवर करने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीड होगा। तो और फाइनेंस की इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में गैप क्रिएट करने की, ब्रिज करने की। तो फोर्थ वर्ड इज बी एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रिज। फिफ्थ इज एल, लॉस का एल, मीट लाइबिलिटीज इन टाइम। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, हम अपनी लाइबिलिटीज टाइम टू टाइम मीट कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस सैलरीज टाइमली पे कर पाएंगे। ओ इज द सिक्स्थ लेटर एंड सिक्स्थ लेटर स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़, कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी हमारे एनवायरनमेंट में, उनको सबसे पहले ग्रैब कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए आज की वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंट होता है, पैसा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसके लिए भी पैसा इम्पोर्टेंट होगा। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, उनका एडवांटेज लेने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होगी, इसलिए फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है। नाउ द सेवेंथ लेटर इज एस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्मूथली, कैरी ऑन बिजनेस स्मूथली। बिना किसी इंटरप्शन के बिजनेस स्मूथली कैरी आउट होगा, प्रोडक्शन होगा टाइमली, स्मूथली, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसा होगा तो सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म होंगे। नाउ द लास्ट लेटर इज एस, डिटरमाइंस द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जितना ज़्यादा फाइनेंस होगा उतनी बड़ी साइज़ में हमारा बिजनेस वर्क करेगा, जितना कम फाइनेंस होगा उतना छोटा साइज़ ऑफ बिजनेस होगा। तो हमारा फाइनेंस डिटरमाइन करता है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन की साइज़ और स्केल। तो एस स्टैंड्स फॉर हेयर फॉर साइज एंड स्केल। G is for goodwill, R is for replacement, A is for assets, B is for to bridge the gap, L is for liabilities, O is for opportunities. First is for smoothly and second as S is for size and scale of operation of business. So grab loss is the word to remember importance of finance for business. Financial planning. Definition of financial planning is about remembering 3 points, okay, 3 words. First is estimating, okay, second is choosing, and third is deciding. So financial planning is the process of estimating the financial requirements, choosing the sources of funds and deciding the how the funds are to be utilized. ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ एस्टिमेशन कि हमें कितना फिनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड है, कितने अमाउंट की नीड है। सेकेंड इज़ चूजिंग, कहाँ से वो अमाउंट अराइज होगा, कहाँ से वो हम रेस करेंगे। सेकेंड इज़ अबाउट दैट, फिनेंशियल प्लानिंग इज़ अबाउट एस्टिमेटिंग एंड देन चूजिंग कि कहाँ से वो अमाउंट आएगा। एंड थर्ड इज़ कि हम उस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस चीज़ का डिसाइड करना, इस चीज़ को डिसाइड करना। तो 3 चीज़ क्या है, first is estimation of financial requirements, second is choosing the source of finance and third is deciding how these funds are going to be utilized. तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है, एस्टिमेशन, चूजिंग एंड यूटिलाइजेशन, 3 चीज़ें। उसके बाद आते हैं फीचर्स में। फीचर्स के लिए वर्ड है दैट इज एफ, वाव। एफ कहाँ से याद होगा, फिनेंशियल प्लानिंग का एफ है, और जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट भी एफ से है, फीचर्स भी एफ से है, तो एफ हमारा यहाँ से हमें रिमेंबर हो जाएगा। और वाव तो एक वर्ड ही है जो हमको याद हो ही जाएगा। तो एफ से क्या है, एफ इज स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एंड फॉरकास्टिंग। फर्स्ट फीचर इज इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। सारे जितने भी प्लानिंग हम करते हैं वो सारी फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, ठीक। तो ये भी जैसे सारी प्लानिंग्स होती हैं वैसे फिनेंशियल प्लानिंग भी फ्यूचर ओरिएंटेड है और फॉरकास्टिंग को इन्वॉल्व करती है। तो एफ से फ्यूचर ओरिएंटेड और फॉरकास्टिंग हो गई। सेकेंड वर्ड इज डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स व्हेन एंड व्हाई।
Financial planning involves deciding when, how and why of financial activities. पैसे से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उनसे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं लाइक व्हेन, हाउ एंड व्हाई, तो इन चीज़ों को डिसीजन फिनेंशियल प्लानिंग के अंडर लिया जाता है. फिनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज. डब्ल्यू से आगे व्हेन एंड व्हाई. थर्ड इज लेटर इज ओ. ओ से ऑब्जेक्टिव्स. involves deciding objectives, policies, procedures, methods and programs concerning funds. फंड से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं हमारे बिजनेस की, प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे फर्म से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती हैं. ये सारी क्या है, ये प्लान्स के टाइप्स हैं. ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम्स. फंड से रिलेटेड जितने भी ये सारे हैं वो सारे डिसाइड होते हैं फिनेंशियल प्लानिंग के अंडर. नाउ द लास्ट इज डब्ल्यू. डब्ल्यू से वाइड. वाइड क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें इन्वॉल्व करता है एस्टिमेशन, चूजिंग एंड यूटिलाइजेशन, इसलिए ये वाइड टर्म है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें से रिलेटेड डिसीजन होते हैं. ओके, तो ये है वर्ड हमारा एफ, वाव. F stands for future oriented, W stands for when and why of financial activities, O stands for objectives, policies related concerning funds and again W stands for white. ठीक है, तो ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग. इसके पहले एक टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं. तो वो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट, और उसको रिमेंबर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, इसलिए उसके लिए कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है. इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग. फिनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका भी एक वर्ड है दैट इज़ मेस. ट्रिपल एस. डबल एस को हटा के हमने यहाँ पे ट्रिपल एस कर दिया, काफ़ी सारे एस हो गए, काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया. अब फर्स्ट इज एम. तो एम से क्या आएगा, एम से आएगा मैनेजमेंट. हेल्प्स मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज. क्या करता है फिनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करता है फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन एक्टिविटीज़ में. क्यों कैसे, क्योंकि फिनेंशियल प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग कौन करती है, मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, तो वो कंट्रोल करती है, उसका एक इफेक्टिव कंट्रोल होता है ओवर द फिनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज. सेकेंड वर्ड इज ई. स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए फिनेंशियल प्लानिंग की नीड होती है, क्योंकि फिनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व ही करता है डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड. Third is S. S stands for avoid shortage and surplus of funds. Shortage and surplus. S से आ गया shortage and surplus. इम्पॉर्टेंस फिनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें कितना अमाउंट नीडेड है, एस्टिमेट करते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट, है ना. तो अगर हमने रिक्वायरमेंट पहले ही एस्टिमेट कर ली तो हमें शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी, ना ही सरप्लस देखने को मिलेगी. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अवॉइड कर देता है हमारा फिनेंशियल प्लानिंग. सेकेंड एस स्टैंड्स फॉर साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. गाइड एंड डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल का अच्छा खासा स्ट्रक्चर डेवलप करने में फिनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं, तो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करने में गाइड करता है. नाउ द थर्ड एस स्टैंड्स फॉर शॉक्स एंड सरप्राइजेस. प्रिपेयर कंपनी फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस इन फ्यूचर. फ्यूचर में जो भी शॉक्स बिजनेस को देखने पड़ सकते हैं, सरप्राइजेस देखने पड़ सकते हैं, उन सब के लिए उसको प्रिपेयर करता है, फिनेंशियली प्रिपेयर करता है इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए. तो M stands for management to exercise effective control. E stands for effective utilization of funds. S stands for shortage and surplus. Second stands for sound capital structure, and the last S stands for business shocks and surprises. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिनेंशियल प्लानिंग. वो फैक्टर्स जो हमारे फिनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को लर्न करने के लिए जो हमारा वर्ड है दैट इज़ डॉग सिक. हमारा कुत्ता बीमार है.
टॉक्सिक के लिए के अगर आप यूज़ करना चाहें लर्न करने के लिए वर्ड तो के यूज़ कर लीजिए, के का कोई फैक्टर नहीं है के से, तो डॉग सिक, ठीक है, कुत्ता बीमार है, ये हमारा फैक्टर्स हो जाएगा, फैक्टर्स बताएगा जो फिनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ डिग्री ऑफ रिस्क। यहाँ पे बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ डिग्री ऑफ रिस्क, हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स दी फिनेंशियल प्लानिंग। अगर क्या उसमें शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में कम रिस्क होता है क्योंकि हमें डिविडेंड रेगुलरली पे नहीं करने होते, प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो नहीं दो। लेकिन एक रिस्क यहाँ पे आ जाता है कि अगर हम शेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है तो हमारे कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है। तो ये डिग्री ऑफ रिस्क को देखते हुए हम फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ रिस्क। सेकेंड लेटर इज ओ एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स। कैसा ऑब्जेक्टिव, फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव। और हर एक कंपनी का या फिर फर्म का फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव दी funds is the procurement of funds at the lowest cost and the best possible utilization of funds को हम ले भी लें, लोवेस्ट कॉस्ट में लें, मीन्स इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट ये सब बहुत कम हो और हम उसको बेटर यूटिलाइज भी कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे फिनेंशियल प्लानिंग को, हमारे सोर्स को, जो फंड का सोर्स हम ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा ऐसे अफेक्ट करता है फिनेंशियल प्लानिंग को, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड इज जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है किस चीज़ को, अवेलेबिलिटी को और फिर कॉस्ट को भी। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, हाई कर दिया, तो क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उस सोर्स से रेस करना, ठीक है। लेकिन अगर उसने गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिए तो उस सोर्स को हम प्रेफर करेंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह रेगुलेट करती है। फोर्थ इज दी एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द फर्म। अगर फर्म का साइज़ लार्ज है तो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट की होगी, और अगर फर्म का साइज़ छोटा है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी छोटे अमाउंट की होगी, कम कैपिटल फंड रिक्वायर होगा। फिफ्थ इज आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, अगर कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल यूज़ करती है, मीन्स मशीनरीज का यूज़ ज़्यादा करती है तो ज़्यादा अमाउंट लगेगा, ग्रोइंग है तो ज़्यादा की नीड होगी, और अगर हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर भी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, किस लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड लास्ट फैक्टर इज कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। मार्केट में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सोर्सेस की अवेलेबिलिटी को देखते हैं, फिर उनके रेट्स को देखते हैं, उनमें हमें कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स सब चीज़ें देख के, जितने भी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सोर्स चूज़ करना है या फिर कितने सोर्सेज से कितना अमाउंट लेना है। तो कैपिटल मार्केट कंडीशंस इस तरह इफेक्ट करती है। डी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ रिस्क, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन, एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द फर्म, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रीज नेचर एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल मार्केट कंडीशंस। फैक्टर्स जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द कॉम्पोजिशन और मेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे कहाँ से आए हैं, कौन से सोर्सेज से आए हैं, रेस किए गए हैं, और कितना अमाउंट कौन से सोर्सेज से रेस किया गया है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर आता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लर्न करने के लिए है हमारा वर्ड एफपिक्स हमने वर्ड पहले चैप्टर में भी यूज़ किया था, बट इस चैप्टर में आई थिंक सी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो मैंने मैक्सिमम सी कवर करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम सी से हम फैक्टर्स कवर कर लें। आपसे जितने पूछे जाएँ उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस वर्ड को। तो एफपिक्स इज़ दी वर्ड। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है हर एक फर्म में, हमें ऐसे सोर्सेज चूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो।
अगर हम शेयर्स चूज़ कर रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि शेयर्स हमें कंपनी के लाइफ टाइम तक अपने पास रखने पड़ते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, पर जो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उन्हें हम जब हमारे पास उनकी नीड नहीं हो तब हम उन्हें वापस कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि डिबेंचर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। सेकेंड फैक्टर इज फ्रॉम द लेटर पी, पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। हम कितने पीरियड के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं और किस पर्पस से फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम इक्विटी शेयर्स से रेस करेंगे, क्योंकि इन्हें हम जब तक मीन्स इन्हें लाइफ टाइम हमें अपने पास रखने पड़ते हैं। और फिर अगर हमें मिड टर्म के लिए, मिड पीरियड के लिए हमें चाहिए अगर, तो हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से इशू कर सकते हैं। पर्पस, अगर हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए चाहिए तो हम डिबेंचर्स से इशू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन हमेशा तो नहीं होगा, एक टाइम तक हम एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस को, उसके बाद हम ये पैसा दे देंगे वापस। तो ये पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग और पीरियड ऐसे अफेक्ट करता है। थर्ड लेटर इज सी, सी स्टैंड्स, थर्ड लेटर इज आई, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की कैसी नीड है? अगर हमारे इन्वेस्टर्स क्या हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, तो उन्हें हम कैसे ले आउट कर सकते हैं? वी कैन ले आउट देम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टर्स कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्हें हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स में इन्वेस्टर्स को हम एक डिविडेंड का अमाउंट देते ही देते हैं, चाहे हमारी फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। फोर्थ इज सी, सी से आ गया कंट्रोल, कि अगर प्रमोटर्स जो है हमारी कंपनी के, वो कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो वो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे। क्योंकि इक्विटी शेयर्स के जो होल्डर्स होते हैं उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो कंट्रोल उनके पास भी आ जाता है। अगर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो इक्विटी शेयर्स ना इशू करके हम डिबेंचर्स इशू करेंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। फिफ्थ सी इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का कॉस्ट कितना है? अगर किसी सिक्योरिटी का कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उस सोर्स से कम इशू करेंगे, और अगर किसी सिक्योरिटी का कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लो है तो हम उससे इशू करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, और डिबेंचर्स इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स इनकी कॉस्ट लो होती है। सिक्स्थ इज सी, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसी है? अगर बूम पीरियड है, बूम पीरियड में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो रिस्की इन्वेस्टर्स को हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। और जब कैपिटल मार्केट कंडीशन डाउन होती है तो क्या होता है कि लोग बहुत संभल के चलते हैं, इन्वेस्टर बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, कॉशियस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम उनको डिवेंचर्स इशू करेंगे। ठीक, उसके बाद सेवेंथ इज कैश फ्लो पोजीशन। पेमेंट के टाइम पे हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी आ रही, कैश है या नहीं है। अगर पेमेंट के टाइम पे कैश आ रहा है तो हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश नहीं आ रहा है तो हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम पेमेंट करें डिविडेंड का, लेकिन अगर हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। एट्थ लेटर इज एस, एस स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें गवर्नमेंट ने जो भी लॉज इशू किए हैं इससे रिलेटेड हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी एलिजिबल है ये सिक्योरिटी इशू करने के लिए या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। एफ से स्टैंड होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, पी से स्टैंड होता है पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, आई से स्टैंड होता है इन्वेस्टर्स, फर्स्ट सी से स्टैंड होता है कंट्रोल, सेकेंड से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, थर्ड से कैपिटल मार्केट का कंडीशन, फोर्थ से कैश फ्लो पोजीशन एंड
एस से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, तो ये है हमारा वर्ड एफ फिक्स। सो नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। What is fixed capital? The definition of fixed capital is very easy. Funds required for purchasing fixed assets, ऐसे funds जो हमें fixed assets को परचेज करने में हेल्प करें, परचेज करने में इनकी नीड हो, वैसे फंड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। इसको और क्या कहते हैं? ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर्म में ब्लॉक रहती है, क्योंकि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में यूज़ होता है, और फिक्स्ड एसेट्स लाइफ टाइम बिजनेस में रहते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में ही ब्लॉक हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसे ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। तो बहुत इजी से डेफिनेशन है, बहुत इजीली याद हो जाएगी। अब आते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल। वर्ड टू रिमेंबर फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल इज माइंस। माइंस में क्या होगा? एम और एन डबल आएंगे और बाकी सब सिंगल होंगे, तो MMINNDS। तो माइंस हमारा वर्ड है that will help us to remember the factors that affect fixed capital. So the first letter is M and M stands for method of production. कौन सा प्रोडक्शन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं? तो हम दो प्रोडक्शन मेथड जानते हैं, फर्स्ट इज़ कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज़ लेबर। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा, और लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कम पैसा लगेगा। मीन्स कैपिटल इंटेंसिव मेथड है तो मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लेबर इंटेंसिव मेथड है तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नाउ सेकेंड लेटर इज अगेन एम, एंड एम स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स्ड एसेट्स किस मोड से एक्वायर कर रहे हैं? अगर हम कैश बेसिस में एक्वायर कर रहे हैं, अगर कैश दे के फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज़्यादा अमाउंट में होगी, और अगर हम हायर परचेज बेसिस में परचेज कर रहे हैं तो हमें कैपिटल की नीड, फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम होगी। अगर क्रेडिट बेसिस पे, हायर परचेज बेसिस पे, लीज में परचेज कर रहे हैं तो कम कैपिटल की नीड होगी। थर्ड लेटर इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इंटैंजिबल एसेट्स। अगर हम इंटैंजिबल एसेट्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटैंजिबल एसेट्स हमारे हो जाते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, तो ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को जो नीड होता है बिजनेस में, तो इंटैंजिबल एसेट्स भी इफेक्ट करते हैं। फोर्थ लेटर इज एन। एन स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये जो कुछ होते हैं फैक्टर्स जो कॉमन होते हैं, जैसे ये नेचर ऑफ बिजनेस, हम काफ़ी सारे जो फैक्टर्स पढ़ के आए हैं इस चैप्टर के टॉपिक में, तो उसमें ये नेचर ऑफ बिजनेस फैक्टर अधिकतर में था। नेचर ऑफ बिजनेस में कौन सा नेचर होता है? हमने 3 नेचर पढ़े हैं। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज़ पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स, एंड थर्ड इज़ ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती है, ठीक है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स्ड एसेट्स में। जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स होती है उसमें भी हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। रेलवेज़ बनाने में हमें ज़्यादा पैसा लगता है जो फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं हमारे। और ट्रेडिंग कंसर्न्स में हमें ऐसी कोई नीड नहीं होती फिक्स्ड कैपिटल की, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें कहीं से एक सामान खरीदना है और कहीं दूसरे को बेचना है, तो स्टोरेज की कॉस्ट लगती है ज़्यादा, और ये सब होता है वर्किंग कैपिटल में कवर होता है। तो ट्रेडिंग में फिक्स्ड कैपिटल की अमाउंट कम होती है। फिफ्थ लेटर इज अगेन एन, एन हियर स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स का नेचर कैसा है? अगर कंपनी कैपिटल गुड्स, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, एक कैपिटल होता है और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम कैपिटल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैपिटल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें यूजुअली कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती है। इनका डिटेल इनके पर्टिकुलर वीडियोज़ में। सिक्स्थ लेटर इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स। डाइवर्सिटी मीन्स कि हम कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। अगर हमारी फर्म सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है तो यूजुअल सी बात है कि अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें कम कैपिटल की नीड होगी, और अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो हमें
ज़्यादा कैपिटल की नीड होगी। सेवेंथ इज एस। एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द बिजनेस। ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो साइज़ ऑफ द बिज़नेस, अगर हमारा बिज़नेस लार्ज है, बहुत इजी है, अगर हमारा बिज़नेस लार्ज है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी, और अगर हमारा बिज़नेस स्मॉल है तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी। वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज़ द फंड रिक्वायर्ड टू परचेज वर्किंग और करेंट एसेट्स। ऐसे फंड जो रिक्वायर्ड हो हमारे वर्किंग या फिर करेंट एसेट्स को परचेज करने में, बाय करने में। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड है, वर्किंग कैपिटल है। करेंट और वर्किंग या फिर वर्किंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर है। अब इस कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्म में ही रिवॉल्व करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। ये हमारा इन्वेस्ट होता है, उसके बाद रिकवर होता है और फिर हम इसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बिजनेस में ही रिवॉल्व होता रहता है। अब इसके बाद हम टू सेंसेस में वर्किंग कैपिटल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स द बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की जो बुक वैल्यू होगी वो होगी हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो हम करंट एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। What is net working capital? Net working capital is the excess amount of current assets or current liabilities. जितने अमाउंट से हमारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होंगे दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड दीज टू टाइप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू देयर ओन। नाउ वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो परमानेंटली हमारे बिजनेस में नीडेड होता है, हर समय इस कैपिटल की नीड होती है। और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जिसकी नीड एक कुछ सिचुएशंस में अराइज होती है, जो टेम्पररी नीड होती है, इनकी हमेशा इस कैपिटल की नीड नहीं होती है। परमानेंट कैपिटल जो हमारा है वो सब डिवाइडेड है इनिशियल कैपिटल, इनिशियल परमानेंट वर्किंग कैपिटल में और रेगुलर परमानेंट वर्किंग कैपिटल में। इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या है? इनिशियल वर्किंग कैपिटल है जो कैपिटल हमारी कमेंसमेंट के टाइम पे नीड होती है, जिस कैपिटल की जो अमाउंट हमारा बिजनेस के स्टार्टिंग में, बिजनेस की बिगिनिंग टाइम पे लगता है दैट इज़ इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और जो हमारा रेगुलरली हमें जिस कैपिटल की नीड होती है हमारे बिजनेस में मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए दैट इज़ रेगुलर वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी में आ जाता है, फर्स्ट इज सीजनल एंड सेकेंड इज स्पेशल। सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारा कैपिटल की नीड एक पर्टिकुलर सीजन में अराइज होती। मान लीजिए एक वुलन शॉप है जो वुलन क्लोथ्स में डील करती है, तो इससे सीजनल वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। कौन से सीज़न में? विंटर सीजन में इसे ज़्यादा कैपिटल की नीड होगी, तो दैट इज़ सीजनल वर्किंग कैपिटल। और स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या है? स्पेशल वर्किंग कैपिटल की नीड किसी भी फर्म को हो सकती है। जब स्पेशल वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, मान लीजिए कि एकदम से डिमांड बढ़ जाए हमारे प्रोडक्ट की, तो तब हमें इस कैपिटल की नीड आ जाती है। स्पेशल नीड किसी सर्कमस्टांसेस के होने पे हमें जो नीड आ जाती है वर्किंग कैपिटल की दैट इज़ स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो इनके लिए किसी भी वर्ड की नीड नहीं थी, किसी भी ट्रिक की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने इनको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की क्या नीड होती है हमारे बिजनेस में, कैसे ये बेनिफिट करता है हमारे बिजनेस को। सो द वर्ड फॉर रिमेंबरिंग इट इज़ स्क्वाड। स्क्वाड SCCODD। C और D हमारे रिपीट कर रहे हैं, बाकी S और O हमारे सिंगल यूज़ होंगे। तो फर्स्ट लेटर इज S। S स्टैंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग। हमारे बिजनेस को स्मूथली वर्क करने के लिए वर्किंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, ताकि हम सही टाइम पे हमारे रॉ मटेरियल्स टूल्स बाय कर सकें, और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सब भी प्रॉपरली होता रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। सेकेंड लेटर इज C। C स्टैंड फॉर क्रेडिट वर्दीनेस, हाई क्रेडिट वर्दीनेस। अगर हमारी फर्म के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, गुडविल हमारे बिजनेस की हाई होगी और हमें फेवरेबल टर्म्स में लोन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड इज C अगेन। C स्टैंड्स फॉर कैश डिस्काउंट। अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, तुरंत किसी चीज़ को बाय करने का उसका तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तो हमें सप्लायर्स क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट दे देते हैं।
तो ये फ़ायदा करता है, ये बेनिफिट देता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फोर्थ इज़ ओ। ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती हैं कि हम शॉर्ट नोटिस में अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन हाई होगी। और क्या कर सकते हैं हम कि अगर रॉ मटेरियल्स अगर हम बल्क में परचेज करेंगे तो हमें कम पैसे में ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। फिफ्थ इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज डी, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। डी से ही डिविडेंड और डी से ही ड्यूज। डिविडेंड क्या है? जो शेयर होल्डर्स को हम उनके शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं वो है डिविडेंड्स। ओके, तो हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं डिविडेंड्स का अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है तो। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को टाइमली पेमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। हम अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्रेडिटर्स भी रेडी होंगे हमको लोन देने के लिए, और उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ भी वर्क करेंगे अगर उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेज और सैलरी प्रॉपर टाइम में मिल जाएगा। So this is the last topic of our chapter, factors that affect the amount of working capital needed in a business. The word to learn these factor is SCOT. इसके पहले हमने importance of working capital देखी थी, जिसमें हमने word लिया था SCOT, और यहाँ पे हम word ले रहे हैं SCOT। यहाँ पे S डबल है, C डबल है और T डबल है, एक्सेप्टिंग O ये सारे ही डबल हैं। तो क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सारे जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे वर्ड्स आप याद करें। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमको बिना किसी टिप के याद रहती हैं। तो ये जो मैं टिप बता रही हूँ वो उन चीज़ों के लिए है जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं हो रही है। सो द वर्ड इज़ स्कॉट। अब आप कहेंगे कि इतने सारे टॉपिक्स हैं और इनके सारे के वर्ड्स, अब ये वर्ड्स कैसे याद करें? तो आप 12th में हैं, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वर्ड को याद करिए, स्कॉट। एस से क्या आता है हमारा? साइज ऑफ बिजनेस। इसके पहले भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट कर रहे थे, उसमें भी ये आया था साइज ऑफ बिजनेस फैक्टर। तो साइज ऑफ बिजनेस क्या है कि अगर बिजनेस लार्ज है तो यूजुअल सी बात है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नीडेड होगी, बिजनेस छोटा है वर्किंग कैपिटल कम नीड होगी। सेकेंड इज अगेन एज हियर ऐसे सीजनल वेरिएशंस। अब जो शॉप्स होती हैं, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं जो सीज़न में वर्क करते हैं, मीन्स कि अगर कॉटन क्लोथ्स में कोई बिजनेस वर्क कर रहा है तो उसकी सीजनल नीड उसकी समर पे क्या होगी? समर पे उसकी वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा हो जाएगी। तो जो सीजनल वेरिएशंस के साथ जो फर्म्स वर्क कर रही हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, उन फर्म्स की नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी एट द टाइम ऑफ दैट सीज़न। उस सीज़न पे उनकी वर्किंग कैपिटल की नीड हायर होगी और बाकी सारे सीजन्स पे उनकी वर्किंग कैपिटल की नीड डाउन होगी। थर्ड इज सी। सी हेयर इज क्रेडिट पॉलिसी। हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? क्रेडिट पॉलिसी अगर लिबरल है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। हम जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने डेटर्स से पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं। हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। हमारी क्रेडिट पॉलिसी टाइट है तो हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। फोर्थ इज अगेन सी। सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? जैसे इमरजेंसी डिमांड आ गई, हमारी इमरजेंसी डिमांड क्रिएट हो गई, तो इस टाइम पे हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा हो जाएगी। फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारी तो वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा कम होती रहती है। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन अफेक्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को। फिफ्थ इज़ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन करेगी हमारी फर्म हमारे रिसोर्सेज का, उतना ही कम वर्किंग कैपिटल उसको नीड होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज हम अच्छे वे में यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट आएगी एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में, वो कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने से हमारी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट की नीड भी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी, कम कॉस्ट आएगी प्रोड्यूस करने में तो कम वर्किंग कैपिटल की भी नीड होगी।
सिक्स्थ इज रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर एक स्पीड है जिस स्पीड से हम अपने सेलिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं और अपना वर्किंग कैपिटल का अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। जितना रैपिड होगा हमारा टर्नओवर उतनी कम नीड होगी वर्किंग कैपिटल की। क्यों? क्योंकि हम जल्द से जल्द अपना वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो गया है हमारे एसेट्स पे, करंट एसेट्स पे नहीं, हमारे गुड्स पे जो हम परचेज सेल करते हैं, तो जितना जल्दी हमें वो सेल होंगे और जितना जल्दी हमें उससे वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा उतनी कम अमाउंट की वर्किंग कैपिटल हमें नीड होगी। सेवेंथ एंड द लास्ट लेटर इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। हमारे परचेज एंड सेल के टर्म्स कैसे हैं? अगर हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे और सेल कर रहे हैं कैश पे तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड होगी क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा। और अगर हम टर्म परचेज कर रहे हैं कैश पे, हम कैश दे रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, और जब हम बेच रहे हैं उसे तो हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। सो दिस वॉज द tips and tricks. So these were the tips and tricks to learn the chapter easily. Hope you liked the video. Thank you.